नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको ग्राफ से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के जो ग्राफ के द्वारा हल किया जाता है उसका पूरा आपको विस्तार से एक एक पॉइंट जो होता है वो बताएंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी बिंदु आपका नहीं आएगा, अर्थात कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इसके बाहर अलग से आपसे पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके आज का जो लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो हमारे साथ बने रहें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ को, जो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक की तरफ को हम चलते हैं। तो ये क्या है, आज हम आपको बता रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखिए, तो ये आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जितने भी हमारे रैखिक समीकरण हैं इनको हम अलग अलग प्रकार के विधियों के द्वारा हल करते हैं। मुख्य रूप से इसकी दो विधियां प्रचलित होती हैं, एक ग्राफीय विधि के द्वारा और दूसरा इसके जो है आपका सरल जो आपके जो विधियां होती हैं जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इस टाइप का। इसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस प्रकार इनको हम अन्य विधि के माध्यम से हल करते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो आपको जो बताया गया है कि किस प्रकार हम इनको समझते हैं, किस प्रकार इनको करते हैं, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अर्थात देखिए, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकली सॉल्विंग ए पेयर्स ऑफ लाइनिंग इक्वेशंस। तो इनको हम देखिए किस प्रकार इनको हल करते हैं। पहले इसकी जो आज हम इसमें आपको ये बताने में जा रहे हैं कि ग्राफ में हम क्या क्या और किस विधि से इसको हल कर सकते हैं। देखिए, तो उसके लिए सबसे पहले ये मुख्य जो बिंदु होते हैं इसके मुख्य बिंदु को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। देखिए, मेरी एक बात को आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का असंगत अर्थात इनकंसिस्टेंस युग्म कहलाता है। देखिए, तो अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ी चीज बता दी है कि यदि किसी समीकरण का कोई हल नहीं है तो रैखिक समीकरण असंगत अर्थात जिसे बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंस युग्म कहते हैं, अर्थात पेयर बोलते हैं उसको। तो उसके बाद यहाँ पर जो है अगले पॉइंट कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, देखिए उसे हम रैखिक समीकरणों का संगत अर्थात कंसिस्टेंस युग्म कहते हैं। देखिए, ये भी बात आपकी क्लियर हो गया। जितने भी ये पॉइंट आ रहे हैं इन्हीं के आधार पर ही आज का जो ये वीडियो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इन सारे बिंदुओं को विस्तार से बताया गया है और फिर उसके आधारित जो प्रश्न होते हैं, जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, उनके बारे में हमने आगे आपको बताया गया। तो हमारे साथ आप लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें, अर्थात लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि तुल्य रैखिक समीकरणों के युग्म यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हों। देखिए, अगर यहाँ पर तीन चीजें महत्वपूर्ण आती हैं। सबसे पहला जो बिंदु आया है वो आया है कि यदि किसी समीकरण का क्या हो, कोई हल ना हो। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण का कोई हल ना हो तो वो असंगत कहलाएगा, असंगत युग्म कहलाता है। और दूसरा वो कह रहा है कि दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है, किसी समीकरण युग्म का क्या है, समीकरण युग्म जिसका हल होता है, यानी कि जिसका कोई हल है तो वह क्या कहलाता है, संगत अर्थात कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। और तीसरी बात यहाँ पर है कि यदि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। आप जानते हैं कि अपरिमित रूप से यदि अनेक हल हों तो इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरण का आश्रित युग्म यानी कि डिपेंडेंट युग्म कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये ध्यान देनी होती है कि रैखिक समीकरणों का जो आश्रित युग्म होता है वो सदैव संगत होता है, अर्थात आप इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए, कोई हल ना हो, जिसका हल हो और जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों, इन सारे जो महत्वपूर्ण जो तीन पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, तो इन पॉइंटों का हम आगे आपको देखो एक जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से इनको समझाएंगे हम, तो उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीन पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से इनको देखेंगे। पहला पॉइंट है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक चीज आ गई है कि यदि आपकी जो है जो रेखाएं होती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, देखिए, तो इनको जो है इन समीकरण युग्मों का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। इसे हम अब अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। देखिए, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है। कई बार पूछा जाता है कि अविरोधी समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो अविरोधी समीकरण युग्म
का मतलब होता है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होता है और अद्वितीय हल होने की स्थिति में ही इसको अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, देखिए रेखाएं समांतर हो सकती हैं। कब हो सकती हैं? जब समीकरण का कोई हल नहीं होता। अर्थात देखिए अभी हमने पीछे इसके बारे में जिक्र किया था कि समीकरण का यदि कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। देखिए, और इस बात को हम बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म। याद रखना इस बात को कि यदि आपका क्या है, रेखाएं समांतर बन रही हैं, अर्थात आप जब उनको ग्राफ पर दिखा रहे हो और रेखाएं आपकी समांतर बन रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी? असंगत समीकरण युग्म कहलाएंगे, अर्थात और उनका कोई हल नहीं होता है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट है कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं, अर्थात ये रेखाएं जो है संपाती होंगी। संपाती का मैंने आपको पिछले जो है लेक्चर में बताया था। जिन्होंने भी हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट से पीछे पिछला जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं। उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए, तो और इस बात को क्या बोलते हैं? आश्रित। यानी कि देखिए आश्रित का मतलब ही वही है कि अनेक, जो आश्रित होता है। और दूसरा संगत युग्म भी बोलते हैं इसके। देखिए, संगत, आश्रित और समीकरण युग्म, यानी कि देखिए आश्रित, संगत, समीकरण युग्म भी इस बात को बोलते हैं। अब ये जो पीछे बात कही गई थी, तीन बातें, और यहाँ पर जो तीन मुख्य बिंदु कहे गए हैं कि भाई वो अगर एक बिंदु पर काटें तो अद्वितीय हल होंगे तो कैसे, और यदि वो समांतर हैं तो उनका जो है कोई हल नहीं होता है वो कैसे, और यहाँ पे है कि यदि संपाती हो जाए रेखाएं, ठीक है, तो उनके अपरिमित रूप से हल होते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं, अर्थात वो किस प्रकार संपाती होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको आपको समझाने के लिए यहाँ पर तीन टाइप के ग्राफ लिए गए हैं। देखिए आप इसको ध्यान से समझिए। पहला देखिए, पहला जो पॉइंट यहाँ पर कह रहा था, जो यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, अर्थात एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए यहाँ पर, तो वो समीकरण युग्म क्या कहलाती है? अद्वितीय हल होता है, जिसे हम अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, और इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये आपसे इस तरह से लाइन खींची गई है, ये यहाँ पर आई है, और दूसरी यहाँ से इस तरह से खींची गई है। देखिए, और ये दोनों ही जो है रेखाएं आपकी इस बिंदु पर, देखिए जहाँ पर मैं यहाँ गोल कर रहा हूँ, इस बिंदु पर, यहाँ इस पॉइंट पर काट रही हैं, अर्थात ये क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इन रेखाओं के द्वारा जो ये इस तरह से आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इस प्रकार इस समीकरण का युग्म का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ये ध्यान देना है, अद्वितीय हल होगा। ये देखिए, इतनी बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अर्थात इस प्रकार का अगर कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाता है कि कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसमें दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी बिंदु पर, तो उनके द्वारा जो समीकरण युग्म का जो होगा अद्वितीय हल होगा, जिसे हम अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। देखिए पहला बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ को। देखिए दूसरे बिंदु को समझने के लिए यहाँ पर क्या है? दूसरा ग्राफ दिया गया है कि वे रेखाएं, देखिए ये दूसरा पॉइंट है, वे रेखाएं संगत यानी कि समांतर हो सकती हैं। अर्थात क्या है? वे रेखाएं समांतर हो सकती हैं। कब? जब समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। अर्थात समांतर होने की कंडीशन ये है, देखिए सिंपल सी चीज है, अगर आपको याद रखना है कि भाई यदि किसी समीकरण का कोई हल नहीं है तो वो उनकी रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, एक दूसरे के समान। आप समांतर रेखाओं की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि जिनके बीच की दूरियां आपकी क्या होती हैं? समान होती हैं। आगे या पीछे बढ़ाने पर जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, इनका जो समीकरण युग्म होता है वो असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। देखिए यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे क्या है आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये लाइन गई है इस तरह से, एक रेखा ये आपकी जो है ये सीधी गई, देखिए ये एक्स यानी कि वाई एक्सिस से एक्स एक्स पर काट रही है, और इसके दो बिंदु निकल कर आ रहे हैं, एक क्यू बिंदु, एक पी बिंदु, और इसी प्रकार ये दूसरा यहाँ पे एक आर बिंदु और यहाँ पे एस बिंदु है। देखिए ये भी इसके समानांतर इसी तरह से जा रहा है। देखिए ये एक दूसरे को आपस में नहीं काट रहे हैं, और इनके जो है ये इस तरह से ये जो बना रही है वो क्या बना रही है? आपका क्या है? समानांतर रेखा बना रही है। तो इस प्रकार क्या हो गया? इनका जो कोई हल नहीं होगा, अर्थात इनका क्या होगा?
कोई हल नहीं होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल आपका नहीं है, कोई हल नहीं। देखिए सीधी सी बात है, यदि एक दूसरे को काटेंगे अद्वितीय हल होगा, और क्या होगा, अविरोधी समीकरण युग्म होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वो समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। तीसरी बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा ग्राफ दिया गया है, तो यदि क्या हो वो रेखाएं संपाती हो। आप संपाती का मतलब जानते हो कि वो जो है रेखा है और आगे या पीछे बढ़ा जो है कितनी लंबी दूरी तक वो जा सकते हैं। देखिए यहाँ से इधर को गया है और यहाँ से ये आगे को इस तरह से गया है, तो ये देखिए, और ये दो बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर, और यहाँ पर दो बिंदु आपको दिए गए हैं। देखिए 4.5 और 0 और 3 और यानी कि 0 और 3 इस तरह से। तो ये जो होंगे आपकी क्या होंगे, संपाती होंगी। इस प्रकार की रचनाएं जहाँ पर भी आपको रेखा देखने को मिलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, संपाती होगी। और इसमें क्या होता है, ये कब होता है कंडीशन, ये कंडीशन आपकी तब फॉलो होगा जब आपका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि आपके क्या होंगे, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और ऐसे जो युग्म होते हैं वो आश्रित, संगत या समीकरण युग्म भी बोलेंगे उनको, ठीक है, आश्रित, संगत, समीकरण युग्म। और ये आपका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल, क्या होंगे, अनेक हल होंगे इसके, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। याद रखना आपको इस तरह से। देखिए ये देखिए, तो देखो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सिंपल सी चीज़ है, एक बार इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आपका जो है इस प्रकार जो है एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, तो उनके समीकरण जो है युग्म आपके किस प्रकार के होंगे, वो होंगे अविरोधी, और उनका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। दूसरा, अगर वो समानांतर बना रही है इस तरह से, देखिए दूसरे ग्राफ में दिया गया है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा और वो असंगत कहलाएंगी। सबसे बड़ी चीज है ये चीज, देखो ये भी ध्यान देना कि ये कहलाएगा संगत। देखिए अद्वितीय हल की स्थिति में ये संगत हो गया, ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में संगत हो गया, ये असंगत हो गया, ठीक है। और नीचे वाला भी आपका ये हो गया इस तरह से संगत, यानी कि ये भी क्या कहलाएगा, संगत। और ये आपका देखो तीसरा बिंदु यहाँ पर बताया गया, तीसरा जो ग्राफ में आपको बताया गया है कि क्या, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, यदि क्या हो वो संपाती हो रेखाएं, तो इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो ऐसे जो समीकरण युग्म होते हैं वो आश्रित या संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। चलते हैं हम अगले बिंदु की तरफ को। तो अगला बिंदु देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, जो पीछे हमने बात बताई है, इसको यहाँ पे ग्राफ के ये जो चार्ट दिया है इसके माध्यम से आपको समझाने का पूरी कोशिश की गई। देखिए यहाँ पर दोनों चीज को ध्यान से आप समझेंगे। देखिए पहला क्या है, यहाँ पर आपको दो आपकी रेखा युग्म समीकरणें दी गई हैं। ये पहली समीकरणें हैं दोनों, ये आपकी दूसरी समीकरण युग्म है, ये आपका तीसरी समीकरण युग्म, अर्थात इनको रेखा युग्म या समीकरण युग्म कुछ भी बोल सकते हैं। a1/a2 का जो मान निकाला गया है पहले वाले समीकरण से, ये है आपका 1/3। यहाँ b1 और b2 का मान निकाला गया है -2/4, और c1 और c2 का मान निकाला गया 0/-20। तो यहाँ पर जब इनकी तुलना की गई, आप अनुपातों की अगर तुलना की गई, भी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है, तो इसका जो ग्राफ अगर जब हम दिखाएंगे, जब हम इनका ग्राफ में निरूपण करेंगे, तो वो क्या होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी। सीधी सी बात है। अभी आपने सीखा है कि यदि आपके अद्वितीय हल हो, यदि वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो आपको कैसा पता चलेगा कि प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाली इक्वेशन वहां पर बनेगी। क्या इक्वेशन बनेगी कि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, इस तरह की जो शर्त बनेगी। तो इससे जाहिर होता है कि क्या होगा, जो ग्राफीय निरूपण होगा तो वो आपको वो जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो अब इसका बीजगणितीय अगर निरूपण देखेंगे तो उसको हम बीजगणितीय में क्या कहेंगे कि वो अद्वितीय हल होगा। देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया कि अद्वितीय हल। देखिए बीजगणित में इसी बात को अद्वितीय हल बोला जाता है, ग्राफ में इसको बोलेंगे कि वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी है। क्लियर हो गया, ये पहला बिंदु आप समझ गए होंगे। और यहाँ भी देखिए इसी बात को यहाँ पर भी समझाया गया कि वो प्रतिच्छेद करती हैं कब, जब उनके बीच में ये शर्त हो, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। आप दूसरे बिंदु की तरफ को चलते हैं। तो दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पर दो समीकरणें दी गई हैं, इसमें से भी हमने a1/a2
b1/b2 और c1/c2 निकाला। तो हमने देखा भैया, देखिए इसको भी हल करेंगे हम। 2 × 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 × 3, 3 दूनी यानी कि 6, 1/2। यहाँ भी हम माइनस से माइनस काट देंगे, तो ये हो गया आपका 3, यानी कि क्या हो गया 9 × 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1/2। यानी कि ये शर्त निकल के आ गई यहाँ पे, क्या ये शर्त निकल के आ गई। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए ये शर्त निकल के आ गई, अर्थात जब अनुपातों की तुलना हमने की तो ये बात हमें स्पष्ट हो गई कि इसके तीनों जो अनुपातिक मान है वो बराबर हैं। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और अब आप जानते हो ग्राफ है, जब निरूपण इनको किया तो समपाती रेखाएं बन गई। और समपाती क्या होती है, अभी आपको मैंने पीछे ग्राफ के माध्यम से समझाया था, ठीक है। तो और समपाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको बीजगणितीय निरूपण इसको भी देखें तो बीजगणित के माध्यम से देखें तो अपरिमित रूप से इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर अनेक हल है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए तो उसके लिए दूसरी शर्त पूरी हो जाती है। यदि आपका क्या हो समपाती है तो उसके लिए शर्त आपकी ये हो गई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये शर्त जहाँ पे भी लागू होगी बीजगणित में तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और यदि ग्राफीय निरूपण में आए तो वह समपाती रेखाएं बनेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ को। तो यहाँ पे भी हमारे मान दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे a1/a2 का मान 1/2, यहाँ पे भी ये 1/2 ही होगा क्योंकि 2 × 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो गया 4 × 4, 4 × 12। ये देखिए यानी कि ये वाला मान डिफरेंट है। तो यहाँ से शर्त निकल कर आ जाती है क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में जो उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं बनाएंगी, एक दूसरे के समानांतर चलेंगी दोनों रेखाएं। जो ये दोनों आपके रेखाओं के युग्म जो दे रखे हैं, अगर हमको ग्राफ पर दिखाएंगे तो वो समांतर रेखाएं बनाएंगी। और इसको हम बीजगणित के निरूपण के माध्यम से अगर देखेंगे तो वो क्या कहलाएंगी, समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अर्थात जो आपकी समीकरण है उसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तो यहाँ से निकलता है कि यदि तीसरा पॉइंट देखें, यदि समांतर है तो वही बात यहाँ पर भी आगे देखिए। तो ये क्या है, एक तरह से रूल है इसके, इनको आप याद रखेंगे ताकि इन्हीं के माध्यम से आप समीकरण को और ये ग्राफ विधि द्वारा किस तरह से हल करते हैं और इनका बीजगणितीय निरूपण आगे होगा। अगला जो लेक्चर होगा बीजगणितीय माध्यम से ही इनको हल कैसे किया जाता है ये आप सीखोगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ग्राफ का आज कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो आपको नहीं बताया जाएगा, और ग्राफ से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं पूरा आप ग्राफ आपको बताया जाएगा आज के वीडियो में। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहें तो इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। तो समांतर क्या होते हैं आप समझ गए कि यदि क्या हो इनके बीच में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 इस रूप में हो तो क्या होंगे, समीकरण क्या होंगे, इसके दो होंगे, ग्राफीय निरूपण में समांतर रेखाएं बनाएंगी और बीजगणितीय निरूपण में कोई हल उसका नहीं होगा। देखिए तो हम आगे बिंदु की तरफ को चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जितनी बात अभी हमने आपको पीछे कहा है तो उन बातों को यहाँ पर क्या है, ग्राफ के माध्यम से हम इनको जानेंगे कि वास्तव में ये बात सही है या नहीं है। देखिए तो यहाँ पर ये चीज कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इनके ग्राफ विधि द्वारा इनको हल भी कीजिए। देखिए तो उसको हल करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए ध्यान से इसको समझेंगे। तो कह रहा है कि कक्षा 10 के, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। आप जानते हो पहेली किसे कहते हैं, और वो पहेली प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, आपकी जो गर्ल्स की जो संख्या है वो क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे हल करना है, किस प्रकार इसको ग्राफ पर दिखाना है, मैं इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। और यहाँ पर देखो ग्राफ का डाउट किसी भी जो हमारे जो महत्वपूर्ण विद्यार्थी हैं उनके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हैं, क्योंकि ग्राफ से जुड़ी हुई सारी चीजें आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए तो इसको समझने के लिए क्या है, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो हम मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या, देखो लड़कों और लड़कियों का यहाँ पे है, तो लड़कियां यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है, देखिए जो हमारा क्या है, जो गर्ल्स की संख्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जो हमारी गर्ल्स हैं, देखिए यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है वो क्या है। देखिए इसको अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको। तो गर्ल्स की जो आपके जो संख्याएं हैं
उनको हम किस प्रकार निरूपित करेंगे। देखिए तो गर्ल्स जो है हमारे, आप जानते हो जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है, यहाँ पर हम मान लेंगे जो गर्ल्स हैं वो x होंगे, ठीक है। और जो बॉयज़ हैं आप जानते हो जो बॉयज़ हैं अर्थात जो हमारे बॉयज़ हैं उनकी संख्या मान लो यहाँ पर y। ये देखिए मैंने मान लिया कि गर्ल्स हैं x और बॉयज़ हैं हमारे y, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है भैया, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो यानी कुल संख्या कितनी होगी भैया, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला करके इनकी संख्या कितनी है यहाँ पे 10 दे रखी है। यानी कि जो पहली जो शर्त बनेगी हमारी, फर्स्ट शर्त बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई बराबर आपका बन जाएगा इसमें 10। ये देखिए ये पहली शर्त बन गया अर्थात इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए अब देखिए दूसरी बात चलते हैं, यदि लड़कियों की संख्या, देखिए सेकंड यहाँ पर हमारी जो बात बन रही है वो क्या बन रही है, देखिए यदि लड़कियों की संख्या, आप जानते हो लड़कियों की संख्या यहाँ पर क्या है x। देखिए यदि लड़कियों की संख्या देखिए क्या हो, बराबर हो लड़कों की संख्या से 4 अधिक। देखिए लड़कों की संख्या कितनी थी भैया y, और लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, कितने हैं, 4 अधिक है। ये तो हम क्या करेंगे, इसको y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे समीकरण बन जाएगी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 4। यह आपका समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ये देखिए अर्थात यहाँ पर 2 समीकरणें बनेगी। देखिए इतनी बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि हमने गर्ल्स को माना x और बॉयज़ को माना y। गर्ल्स को मैंने g लिखा है और बॉयज़ को मैंने b लिखा है, ठीक है, b फॉर बॉय और g फॉर गर्ल्स। और पहली शर्त जब मैंने देखा कि भैया कक्षा में विद्यार्थी थे आपके 10, तो यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 10। ये देखिए x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर जो दूसरी बात थी, x लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से, तो लड़के हैं हमारे y उससे 4 अधिक, यानी कि 4 लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो ये होगी दूसरी बात। अब जब ये 2 समीकरण निकल जाते तो इसमें देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है, आपने x के या y के जिसको आपका मन कर रहा है उसके एक का मान आपने रखते जाना है और दूसरे का मान आपने निकालना है। तो कम से कम 2-2 मान होने चाहिए ग्राफ को निरूपित करने के लिए। अगर 2 से कम मान होंगे तो थोड़ा सा ग्राफ में आपको परेशानी हो सकती है, वरना नहीं होगी। देखिए तो मैं समीकरण 1 से लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से, देखिए मैं यहाँ पर चलूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण क्या है 1, तो समीकरण 1 से क्या करूँगा जी, देखिए यहाँ पे क्या है जी, x प्लस वाई और बराबर आपका क्या है 10। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर हो गया 10। ध्यान से इसको देखेंगे आप, x प्लस वाई बराबर हो गया 10। तो देखिए जी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू रखूँगा, यानी कि मुझे क्या करना है, x का मान रखना है। तो x का मान यदि मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर रख दूँ क्या, यदि मैं रख दूँ x का मान यहाँ पर 2, कुछ भी मान आप रख सकते हो, जो मान आपको चाहिए वो मान आप रख सकते हो। अगर आपको जो है 2 रखना है 2 रख दो, तो 2 रखने पर अगर x बराबर 2 रखोगे तो इस वाले समीकरण में रखना है, तो क्या हो जाएगा जी 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का y, ये देखिए, और बराबर हो जाएगा आपका 10। ये देखिए ठीक है, यानी कि आपने क्या रखा, आपने रख दिया x की जगह 2। तो देखिए तो y का मान यहाँ से निकल के जब आएगा तो y बराबर आ जाएगा आपका 10 माइनस 2, और 10 में से 2 गया, आप अच्छी तरह से जानते हो क्या हो गया 8। ये देखिए यानी कि पहला बिंदु हो गया 2 और 8। देखिए अभी इस तरह से हम इसको हल करते जाते हैं, फिर x का दूसरा मान रखते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पर हम रख देते हैं x बराबर, हमने रख दिया यहाँ पे क्या रख देते हैं, यहाँ पर 3 रख देते हैं। देखिए कुछ भी रख दो, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर आप जो है समझ गए होंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, ये हम x बराबर 3 रख देंगे इसमें। तो 3 रखेंगे तो क्या होगा जी, देखिए यहाँ पर भी वही है x, यानी क्या है x प्लस वाई, यानी क्या हो गया x, यहाँ पे है समीकरण हमारी x, देखो x की जगह हमें क्या रखना है 3 रखना है, तो 3 यहाँ रख देंगे हम, और प्लस है, फिर यहाँ पर प्लस का प्लस ऐसे ही आ जाएगा, फिर क्या है जी y है, y ऐसे ही रहेगा, देखिए, और बराबर हो जाएगा आपका 10। ये देखिए अब इसको आप y का वैल्यू निकालोगे, यहाँ से y बराबर क्या हो गया 10, और यहाँ से 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, तो यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 7। ये देखिए यानी कि मैंने देखे 2 मान निकाल दिए, यानी कि समीकरण 1 से 2 मान आ गए।
तो अब इसको मैं फिर लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ये समीकरण 1 का आ गया, यानी कि मैं यहाँ पर पहला बिंदु लिख दूंगा। देखिए पहला बिंदु को मैं ए मान लूँगा और दूसरे बिंदु को बी मान लूँगा, और यहाँ पर ये मैं लिखूँगा एक्स और यहाँ लिखूँगा वाई, और यहाँ से छोटा सा इस तरह का ग्राफ टाइप का बना लूँगा। देखिए ये बना दिया मैंने, इसको टेबल बोलते हैं, ग्राफ नहीं बोलते टेबल। तो यदि मैंने x का मान यहाँ पे क्या रखा जी, 2 रखा। देखिए x का मान मैंने 2 रखा, तो जी y का मान आ गया आपका 8, ये देखिए। और यदि मैंने x का मान 3 रखा, ये देखिए, तो y का मान आ गया 7। ये मुझे वो बिंदु मिल गए जो मुझे ग्राफ में दिखाने। तो ये पहला समीकरण से 2 मान हमने निकाले। अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण को लेंगे। देखिए दूसरी समीकरण आपको पास सामने है। देखिए इसी प्रकार यहाँ चलेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ध्यान से इसको समझेंगे। समीकरण आप 2 में चलेंगे हम, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से चलेंगे हम, तो समीकरण 2 क्या है जी, यह है हमारा x माइनस वाई और बराबर है आपका 4। इसमें मैं x का मान रख दूंगा जी यहाँ पे 1 रख दूंगा, तो क्या होगा जी 1 माइनस वाई बराबर हो गया जी 4। इसको जब सॉल्व करूंगा जी मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस वाई, देखिए बराबर 4 अपनी जगह पे है और 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो गया जी आपका, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 हो गया, और ये इधर का माइनस ऐसे ही रहेगा, तो y बराबर हो गया जी ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस का 3। ये देखिए जब मैंने दूसरी समीकरण, आप दूसरी इसी प्रकार समीकरण में जो है क्या करूंगा मैं, x का मान कुछ और रख दूंगा, यानी कि x का मान आपका मैं रख देता हूँ 0। देखिए अब मैंने 0 रख दिया जी, तो x का मान 0 रखा, तो क्या आ गया जी, इस समीकरण में रखना है मुझे, तो x की जगह रख दूंगा 0 माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, और बराबर 4 है इधर ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा जी y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस भी जाएगा उधर, तो माइनस का 4। ये देखिए इस प्रकार यहाँ से भी हम एक टेबल बना लेंगे x बट्टे वाई वैसे करके, और यहाँ से इस तरह से एक टेबल का निर्माण हम कर लेंगे। ये देखिए 2 मान हमने निकाले, इसका नाम ये हमने ए बी लिखा था, इसका नाम हम सी डी लिख देंगे, इसका नाम सी, इसका नाम हम लिख देंगे डी। और देखिए जब हमने क्या करा, 1 रखा, जब 1 रखा, x का मान 1 रखा, तो क्या आएगा जी, y का मान आ गया -3। ये देखिए माइनस का 3 आ गया। और जब हमने x का मान 0 रखा, ये देखिए, और तो y का मान क्या आ गया जी आपका माइनस का 4। ये देखिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो कोई भी समीकरण आपको दी हो, इसी प्रकार आपने कम से कम 2 मान निकालने हैं, और ये 2 इस तरह से टेबल तैयार कर देंगे। अब इन टेबलों को हम ग्राफ पेपर को दिखाएंगे, किस तरह से दिखाते हैं उसके लिए देखिए मैं ग्राफ पेपर मैंने लिया है, और इसके लिए हमें यहाँ चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लिया गया है, और इस ग्राफ पेपर को, उन बिंदु को दिखाने से पहले मैं कुछ ग्राफ पेपर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए इन बिंदुओं को आप ध्यान से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ पेपर दिया गया है, आप इस ग्राफ को समझ लीजिए। इस ग्राफ पर देखिए ये जो डार्क खाने हैं, देखिए ये आपके 1-1 सेंटीमीटर पर दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। और ऐसे ही नीचे को भी ये 1-1 सेंटीमीटर पर तिरछी, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की रेखाएं दी गई हैं, और उनके बीच में ये जो है 5-5 जो आपके होते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर के जो है आधा, जो यहाँ पर देखो जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इस तरह से ये दिखाया गया है आधा आधा, ठीक है। यानी कि पॉइंट अगर 5 दिखाना तो 1 और, यानी कि ए यहाँ से ये सपोज करो ये 0 है, 0 से 1 जाने पर हमें क्या करना है, 10 अंक आएंगे, तो 10 यानी कि 1 से 1 10 mm, तो यानी कि ये बीच में हो गया 5, ठीक है, आधा हो गया, 10 का आधा 5 होता है। तो इस प्रकार देखिए आप इसको हम कैसे समझेंगे, आज इसको ध्यान से आप समझ लीजिए, इस ग्राफ को आप कैसे समझोगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये ग्राफ में देखिए मैं यहाँ से ये इस पर एक लाइन खींच रहा हूँ, सीधी लाइन आएगी ये, और एक इसी तरह से मैं इसको यहाँ से क्या दे दूंगा, यहाँ से एक लाइन मैंने ये दे दी क्षैतिज ऊपर की ऊर्ध्वाधर। तो देखिए यहाँ पर जो आता है इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बात को, ये देखिए ये हमारा होता है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। और इसके विपरीत जब हम इधर जाएंगे तो ये होता है एक्स डैश अक्ष, इसको आप ध्यान देंगे, एक्स डैश अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। और ऊर्ध्वाधर जब ऊपर की ओर चलते हैं ये बोलते हैं हम वाई अक्ष,
ये आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एक्स अक्ष कहाँ पर होता है, वाई अक्ष कहाँ पर होता है। और ये नीचे को आएंगे हम, ये होता है हमारा वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष देखिए। और इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, ये बिंदु पर काटती हैं देखिए, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, अर्थात जो हमारा जहाँ पर हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। और हमेशा याद रखना इसके जो निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं, अर्थात 0 0 का मतलब होता है कि इसमें एक्स अक्ष का मान भी 0, वाई अक्ष का मान भी 0। और एक्स अक्ष को आप जानते हो, पहले वाले बिंदु को हम एक्स से दिखाते हैं, दूसरे वाले बिंदु को वाई से दिखाते हैं। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। पहले मान को हम भुज बोलते हैं और वाई वाले मान को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से पिछले वाले लेक्चरों में समझाया है। देखिए यहाँ पे फिर आ गया। उसके बाद देखिए हमें जो चलना होता है, यानी कि हम जब मूल बिंदु से दाएं तरफ को चलते हैं तो ये एक्स अक्ष कहलाता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो पहला हम जब इसको पैमाना मानते हैं, देखिए जो बड़े बड़े खाने होते हैं इस पर हम क्या करते हैं? संख्याएं डालते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 लिखा, दूसरे उस पर हमने 2 लिखा, जब 1 सेंटीमीटर दूर गए, फिर 1 सेंटीमीटर दूर पर हमने यहाँ पर जो डार्क लाइन दिख रही है यहाँ पर 3 लिख दिया, फिर यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ आया, यहाँ पर हमने 4 लिखा, ऐसे यहाँ पर हमने 5 लिखा, फिर यहाँ पर 6 लिखा हमने, यहाँ पर 7 लिखा। यानी कि इधर को जो हम चलेंगे ये धनात्मक मान दिखाएगा, पॉजिटिव मान। ठीक है, और जब हम इसके विपरीत अर्थात बाएं तरफ को चलेंगे, यानी कि ये देखिए हमारा दाएं तरफ हो गया, एक्स अक्ष पर धनात्मक मान होंगे, और एक्स अक्ष पर जब बाएं ओर जाएंगे वो ऋणात्मक मान, यानी कि -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर आपका माइनस का क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पर हो जाएगा -6, और यहाँ पर हो जाएगा -7, और यहाँ पर -8। ये देखिए, ध्यान से इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है? जब हम वाई एक्स पर ऊपर की ओर चलते हैं तो ऊपर की ओर धनात्मक मान होते हैं, यानी कि जो पहला मान हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हम चलेंगे ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हम चलेंगे ये हो जाएगा हमारा 4, ऐसे ऊपर को हम जाएंगे ये हो जाएगा 5। इस तरह से धनात्मक मान। नीचे को आएंगे तो माइनस के होंगे, -1, -2, ऐसे यहाँ पर नीचे आएंगे -3, ऐसे यहाँ पर आएंगे -4। देखिए अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये ध्यान देनी है कि हमारे इसमें क्या होता है, ये ग्राफ पर हम इस तरह से बिंदु दिखाते हैं और इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, इन्हीं के बीच में हमें उन जो हमारी जो रेखाएं होती हैं उनको हम निरूपित करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, पहला चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं, थर्ड। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं प्लस के। ठीक है, आगे भी आप इनको पढ़ोगे। और जो द्वितीय चतुर्थांश होते हैं इसके हमारे क्या होते हैं? माइनस और प्लस होते हैं। और तीसरे चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो माइनस के होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो प्लस और माइनस होते हैं। ये देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। ठीक है, क्योंकि एक्स भी का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0, अर्थात भुज 0, कोटि 0। ये कहाँ पर होता है? जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। एक्स अक्ष पे हम दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक मान होते हैं, एक्स अक्ष पर जब हम बाएं तरफ चलते हैं ऋणात्मक मान होते हैं। वाई अक्ष पर जब हम ऊपर को चलते हैं, कहाँ से? मूल बिंदु से। चलना मूल बिंदु से ही है। मूल बिंदु से जब ऊपर की ओर चलते हैं तो धनात्मक मान, मूल बिंदु से जब नीचे की ओर आते हैं वाई अक्ष पे तो ऋणात्मक मान। और इस वाले को हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। इसके चिन्ह प्लस और माइनस और माइनस और प्लस माइनस। यदि कोई भी बिंदु आपको दिया गया हो, आप 1 मिनट में बता सकते हो कि वो किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे आपको यहाँ पर 3 और 4 दिया होगा। देखिए 3 और 4 का मतलब हो गया यहाँ पर पहला मान भी प्लस का, दूसरा मान भी प्लस का, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यदि आपको क्या दे रखा है? -5 दे रखा है और 6 दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, पहला मान माइनस का, दूसरा मान प्लस का, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में। ये दोनों मान माइनस के होंगे, जैसे -4 -3 आपको दे रखा है, तो ये दूसरे चतुर्थांश के चिन्ह होंगे, अर्थात चिन्ह देखेंगे और बता देंगे किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश। और अगर आपको पहला मान धनात्मक दे रखा है और दूसरा मान आपको ऋणात्मक दे रखा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा।
देखिए आशा करता हूँ कि ग्राफ के जुड़ी हुई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बीच में मैंने उस प्रश्न को रोक कर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जो बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ग्राफ अभी तक आपको जो मिले थे वो बने बनाए मिले थे। यहाँ पर मैंने पूरा आपको बताया। देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। उस क्वेश्चन को बिंदुओं को हम किस तरह से दिखाएंगे। देखिए तो मैं ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इनको मैं लेके चलता हूँ, जो अभी हैं पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्राफ को भली भांति समझ जाएंगे तो इसी के आधार पर ही हम क्या करेंगे, उन बिंदुओं को निरूपित करेंगे, उन बिंदुओं को यहाँ पर दिखाएंगे। और देखिए अभी कैसे दिखाते हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए और आप घर पर ग्राफ पेपर लेके इसका प्रैक्टिस करना। और जब प्रैक्टिस करो और जो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और उसमें बताएं कि आसान आप जो है मेरे को ये दोबारा समझा दीजिए, तो मैं इसको दोबारा आपको बता दूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। देखिए ये लाइन टेढ़ी हो रही थी, इसको थोड़ा सीधा कर देंगे, ये ध्यान देना है आपने। तो देखिए हम आगे इस पर जब चलेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक आता है। तो वो जो बिंदु थे उन बिंदु को हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले मैं वही काम करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले मैं एक इसमें क्या करूँगा, आपकी जो क्षैतिज होती है क्षैतिज रेखा उसको खींच लूँगा। जैसे मैं जो मोटी लाइन दिख रही, देखिए यहाँ पर छोटी है फिर मोटी है, इसी तरह से पहले मैं ऊर्ध्वाधर खींच लेता हूँ। इस लाइन पर सीधे लेकर आऊँगा मैं, यहाँ से मैं लेकर आया सीधे लेकर हुए यहाँ पे, ये बन गया। इसी प्रकार देखिए जो जहाँ से भी वो होगा उसको हम वो कर देंगे। यहाँ से हमने सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ पर देखिए मैं बिना पटरी के खींच रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो इसमें आपने कोई वो नहीं सोचना है। ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार में यहाँ से सीधा जो है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने क्या करना है, एक्स अक्ष से खींच लेंगे। ये हमने खींचा और इधर से हमने ये बिना पटरी के मैं खींच रहा हूँ। आप लोग जब पटरी की सहायता से खींचोगे तो आसानी से अच्छा बनेगा आपसे। तो ये हमारा एक्स अक्ष बना, यहाँ पर आप ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स, और इधर बन गया हमारा एक्स डैश। ऊपर की तरफ को हम जब चलेंगे ये होगा हमारा वाई अक्ष, और नीचे हम जब चलेंगे ये होगा हमारा वाई डैश अक्ष। देखिए बिंदु दिखा देते हैं। ये मूल बिंदु हो गया 0 0, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया हमारा 2, यहाँ पर हम चलेंगे ये हो गया 3, यहाँ पर हमारा हो गया 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ हो गया हमारा 6, ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 8। आगे को भी दिखा सकते हैं लेकिन इतना ही लिखेंगे। -1, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का हो गया हमारे पास 3, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया आपकी माइनस का 5, ये हो गया आपका माइनस का 6, ठीक है। ये हो गया माइनस का 7। ये ऊपर को भी चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब खींचा तो ये आ गया हमारा पहला बिंदु। तो ये हो गया आपका 1, यहाँ पे लिख देंगे हम 2, यहाँ पे लिख देंगे हम 3, यहाँ पे लिख देंगे हम 4, यहाँ पे लिखेंगे 5, ये 4 है, ये 5, यहाँ पे लिख देंगे हम ऊपर 6, ऐसा हम लिख देंगे 6, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे हम -2, यहाँ पे लिखेंगे हम -3, यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ पे लिखेंगे -5। ये देखिए जिसको भी समझ में नहीं आ रहा ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पे इनको आप निरूपित करोगे। देखिए इसको समझने के लिए हम पीछे चलते हैं। तो पीछे हमारा पहला बिंदु क्या था, देखिए ये था हमारा 2 और 8। ये देखिए यानी कि 2 और 8 पहला बिंदु था। 2 और 8 को हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए 2 और 8 को हम कैसे दिखाते हैं, 2 और 8 यानी कि एक्स अक्ष पर 2 ये है। देखिए जहाँ मैंने रखा है पॉइंटर 2 और 8। 8 कहाँ पे है हमारा, 7 ये है, ये 7 हो गया, यहाँ पे ये 8 यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए यानी कि ये पॉइंट है 8 का। तो हम 2 की सीध में जाएंगे, सीधा 2 और 8 यहाँ पर दिखा देंगे। ये हो गया हमारा 2 और 8, यानी कि इस पर मैं लिख दूँगा यहाँ पर, ये हो गया आपका 2
और 8। ये देखिए x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 8, पहला बिंदु हो गया। फिर पीछे चलते हैं, दूसरा बिंदु था यहाँ पर क्या था, 3 और 7। देखिए 3 और 7 यानी कि 3 7 चलते हैं हम, 3 और 7। 3 और 7 कहाँ पर देखिए, तो x अक्ष पर 3 और 7 कहाँ पर है, प्लस का, तो 3 के ऊपर 3 की सीध में जाना है और 7 कहाँ पर है, ये आ गया 3 और ये हो गया हमारा 7, यानी कि 3 वाली रेखा पर 3 और 7, ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु जो यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा 3 और 7 हो गया। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लिख देंगे 3 और 7। ये देखिए फिर हम आगे चलते हैं, तो इसका नाम, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, पहले 7 और इसको ऐसे करके मिला देंगे, यहाँ मिलेगा और ऐसे मिलाते हुए हम इसको नीचे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम पीछे अगला बिंदु की तरफ को चलते हैं। अगला बिंदु है C और D। ये देखिए C बिंदु है 1 और -3। देखिए 1 और -3 कहाँ पे है भैया, 1 तो ये हो गया प्लस का और -3 है नीचे को, देखिए ये आ गया -3 वाला, तो यानी कि 1 और -3 वाला बिंदु हो गया हमारा ये 1 और -3, यानी कि यहाँ पर दिखा दूँ मैं 1 और -3, और इस बिंदु का नाम है आपका C। ये जो बिंदु था आपका था A और ये जो बिंदु था आपका हो गया B। ये देखिए अब आगे चलते हैं हम पीछे उसी पॉइंट पे, तो ये अगला पॉइंट क्या है, D जो है वो है हमारा 0 और -4। ये देखिए 0 और -4। देखिए तो 0 कहाँ पे आप जानते हो, ये है हमारा मूल बिंदु पर 0 और -4 कहाँ होगा, ये, यानी कि 0 और -4 ये है कहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये यानी कि ये हो गया हमारा 0 और -0। देखिए 0 ये है और -4 है। ठीक है, 0 और -4 यानी कि x अक्ष पर 0 है तो -4, ये बिंदु नहीं होगा, ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, यानी कि क्या है, हम इधर चलेंगे, यह है 0 और -4 यहाँ पर होगा नीचे, ये हो गया 0 और -4, अर्थात हो गया 0 और -4, ये हो गया बिंदु आपका D। और ये C और D को मिलाते हुए हम इस तरह से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से सीधे रेखा खींचेंगे, और जब रेखाएं जाएंगी देखो ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को काटेंगे, और जहाँ काट रही है वो बिंदु हो जाएगा, कुछ भी मान लो, उसको P मान लो। अब देखिए ये P मान लिया हमने, और यहाँ से यहाँ तक की देखिए ये हो गया 7 और इधर हो गया आपका ये लगभग अगर आप आंकड़े देखेंगे 1 2 लगभग 3, यानी कि ठीक है, या आप इसको वैसे भी मानते हो तो ये सीधा यहाँ से आ जाएगा, तो 2 कुछ भी मान लो, यानी कि जो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो है सही आएगा तो ये यहाँ पर माना 2 यहाँ पे, तो 3 भी हो सकता है। यानी क्या हो गया जी, x अक्ष पर हो गया ये 7 और y अक्ष पर जो मान हो गया जी, आप यहाँ पर 2 आ रहा, आपका 3 भी आ सकता है, तो ये 3 हो गया। तो ये इसका हल हो गया। अर्थात देखिए इतनी सी बात आपको समझनी है कि ये किस तरह से हमने ग्राफ में दिखाया और इनके किस प्रकार द्वितीय हल होते हैं, और इसके जो अभिष्ट जो मान होंगे वो यही होंगे, क्या, 7 और 2। इसका मान या तो 7 या 2 आ सकता है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभिष्ट मान 7 या 3 भी, ऐसे भी हो सकता है। ग्राफ पर दिखाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसको चलेंगे। तो चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अनुपातों, आपको अनुपात दे रखा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण के युग्म क्या है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो आप ये भी जानते हो कि क्या क्या शर्तें होती है, तो उसके लिए यहाँ पे ये दे रखा है। देखिए तो इसको कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है, हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि क्या इसका जो है किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। ठीक है, अब इनसे तुलना करने पे क्या करेंगे, हम A1 का मान निकालेंगे। देखिए A1 का जब मान निकालेंगे तो इस बात से तुलना होगी। तो यहाँ पे x से कट जाएगा, A1 का मान कितना है, यहाँ पे 5 हो गया।
फिर हम यहाँ लिखेंगे b1, तो b1 का मान हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए b1 का मान यहाँ पे क्या है, जब हम तुलना करेंगे पहले वाली इससे, तो y से y कटा, b का मान आ गया -4, ये देखिए। और हम यहाँ पे जब हम आगे चलेंगे तो C1 का मान यहाँ पे क्या होगा, आपका प्लस का 8, ये देखिए। इसी प्रकार दूसरी वाले समीकरण की दूसरे समीकरण से तुलना कर दो, तो a2x, ये देखिए a2 का मान कितना आ गया जी, यहाँ पर हम a2 का मान निकालेंगे तो यह आ गया आपका प्लस का 7। और यहाँ पर हम चलेंगे, ये देखिए b2, अगर हमें b2 का मान निकालना तो b2 का मान हम निकालेंगे तो क्या आ गया प्लस का 6। और C2, देखिए C2 का मान आ गया यहाँ पे -9, ये देखिए। अब हमें पता है कि ये भैया तीनों कंडीशन में कौन सी चीज़ें होंगी, तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले हम इनकी शर्तें लगाएंगे, जो हमने अभी शर्तें पीछे पढ़ी थी कि a1/a2 निकालते हैं। पहले भी देखते हैं भी ये कितना आता है। तो a1 का मान है 5 और a2 का मान है 7, ठीक है जी, इससे ज़्यादा हल होगा नहीं है। अब हम निकालते हैं b1/b2, b1/b2 का निकाला हमने -4/6, ये निकाल दिया हमने। तो 4 को आप जानते हो कट जाता है, 2 से 2 दूनी 4, और यहाँ 6 को काट के 2 3 6, तो जब इसको काटा तो ये मान आ गया आपका, क्या आ गया 2/3, ये देखिए 2/3। अब तीसरा भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए C1/C2, तो C1/C2 निकाला तो C1 का मान आ गया 8, C2 का मान आ गया -9। अब ये हल होगा नहीं, तो इसको तो हम अभी देखेंगे नहीं, यही हमें मिल गया। देखिए हमें क्या मिल गया, शर्त मिल गई भी a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। और ये बात जब होती थी, ये कब होती थी, देखिए मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि यदि आपका a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो वह क्या होंगी, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। इतनी बात आप ध्यान रखना, उनको क्या करेंगे, वो प्रतिच्छेद करेंगे। ये देखिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से वो प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात देखिए आप समझ गए होंगे। ग्राफ का जो पूरा आपका प्रारूप आपको समझ में आ गया होगा, और इसके आगे के जो बचे हुए जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। और जो बहुत सारे जो हमारे जो इनके जो बीजगणितीय हल होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आज आपको ये सारी क्वेश्चन और ग्राफ के जो बारीक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितनी महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगी। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो है चैनल के साथ जुड़ें और हमारे जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में हम यहीं पर जो है आपकी क्लास को समाप्त कर दें, और कल की जो क्लास है आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।